अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मैच बदतरीन शिकस्त अमेरिका के हाथों, और इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो और साबिक क्रिकेटर्स वो बड़े सीख पा हुए। न सिर्फ उन्होंने अपने गम गुस्से का सोशल मीडिया पर इजहार किया, बल्कि कई ऐसे सवालात उठा दिए कि मौजूदा टीम ने पहले ही मैच में एक नातजुर्बाकार टीम से जब इतनी बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए हैं तो पूरे वर्ल्ड कप का क्या होगा। अब यही एक सवाल बनता है जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, और ये भी कि क्या पहले ही मैच में T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त क्या इतनी तनकीद बनती है। इन फोकस हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, क्रिकेट के सीनियर तज्जिया निगार हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिर्ज़ा साहब, ना तजुर्बेकार टीम के हाथों जो ये बदतरीन शिकस्त हुई है, जिसके बाद आज के दिन तक मैं देख रही हूँ कि लोग बड़े गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आपके नज़दीक असल वजूहात क्या थी इस शिकस्त की? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 1999 के वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश से हारे, लोग उसे भूल गए। वसीम अकरम ने कहा भाइयों से हारे। 2007 के वर्ल्ड कप में हम आयरलैंड से हारे, और उसके बाद क्या हुआ, हमारी टीम का कोच बॉब वुलमर जमैका के होटल में मुर्दा पाया गया। अब कल हम जिस तरीके से अमेरिका के हाथों हारे हैं, ये एक ऐसी शिकस्त है कि जिसको जितना भी हम भुलाना चाहें नहीं भुला सकें, क्योंकि एक क्रिकेट की दुनिया में नौवारिद टीम है जिसको सिर्फ इस वजह से इस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका मिला कि वो मेजबान मुल्क है। अगर अमेरिका मेजबान नहीं होता तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकता था। और शिकस्त की वजूहात आपने बात की, शिकस्त की वजूहात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सुतरे बेमुहार बन चुकी है, किसी के काबू में नहीं है। चंद लोग चला रहे हैं, बाबर आजम अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी दुनिया में कहां होती है? पीसीबी के चेयरमैन साहब ने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बना दी। अच्छा। कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, अपने मनपसंद लोगों को सिलेक्ट किया। 15 रुकनी टीम में आपकी मिडिल ऑर्डर के सिर्फ 2 बैट्समैन रखे ताकि उन्हीं को मौका मिलता रहे, आजम खान और उनके अलावा इफ्तिखार अहमद। अच्छा। तो इसका मतलब है स्ट्रैटेजी नहीं है। और वहाब रियाज को, नादिया बस ये जुमला मुकम्मल करूं, वहाब रियाज को उन्होंने चेक एंड बैलेंस के लिए रखा है। वो खिलाड़ी जो गुज़िश्ता साल मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा था, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद का मालिक है और उसको खुली छूट दी हुई है। अच्छा, आपने जो कहा ना कि शुतर बेमुहार है, और बड़ा ये कहा जा रहा था सोशल मीडिया पे भी कि दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं, तो इस सब में बोर्ड का क्या अमल दखल है? ये जो आपने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का भी जिक्र किया, क्या मोहसिन नकवी साहब मिलने तो चले जाते हैं, आयरलैंड भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, सुना है न्यूयॉर्क भी पहुंच गए हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, तो इससे क्या मतलब कोई हौसला अफजाई होती है टीम की? क्या जरूरत क्या है? देखिए, अगर सियासी बुनियादों पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जैसे आम ओहदे पर लोगों को फायज किया जाएगा तो यही नतीजा बरामद होगा। अब मोहसिन नकवी साहब के पास इतनी अहम वजारत है, वजारत दाखिला, और उसके अलावा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? मैंने बताया ना कि उन्होंने डिफेक्टो चेयरमैन बना दिया वहाब रियाज को कि तुम सारे मामलात देखो। वो सिर्फ हौसला अफजाई के लिए चले जाते हैं। आप बताएं, दुनिया की किस टीम ने ऐलान किया कि अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो हर खिलाड़ी को हम $1-1 लाख देंगे? पहले जीतने तो दे, आप उन्हें पैसे का लालच क्यों दे रहे हैं? ये लड़के तो पाकिस्तान के सबजलाली परचम की सरबुलंदी के लिए खेल रहे हैं, और आप उनको ये कह रहे हैं कि $1-1 लाख देंगे। अब आप देखें, आयरलैंड पहुंच गए चेयरमैन साहब, इंग्लैंड पहुंच गए, आज न्यूयॉर्क पहुंच गए, और जो मेरे जराए बताते हैं बड़े नाखुश थे खिलाड़ियों से, उन्होंने बात की। अब नादिया, ये टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है। सही। जो आईसीसी है, आईसीसी ने अपना एक T20 वर्ल्ड कप का तराना बनाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन 20 टीमों में वो वाहिद मुल्क है कि जिसने अपना अलग एक तराना भी बना लिया है। आप बताएं, टीम आपकी फाइनल में सर माशाल्लाह हमारे पास पैसे बहुत है, हमारा बोर्ड अमीर है। ये सबसे बड़ी वजह है कि अरबों रुपए कहां खर्च करें, उन्होंने सोचा कि तराना ही बना लो। फिर आप देखेंगे हमारे खिलाड़ी, डैलस में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में खिलाड़ी गए, दुनिया की किस टीम के खिलाड़ी, उनका फोकस हट गया। वहां $25-25 का टिकट था, लोगों ने टिकट खरीदे ताकि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनाए, उन्हें करीब से देख सकें। और सोने पे सुहागा ये कि आज यानी 7 जून को न्यूयॉर्क में एक डिनर गैला था, और उस डिनर गाला के लिए उन्होंने बाकायदा इश्तिहार दे दिया, लेकिन कल की शिकस्त से इतने रंजीदा है खिलाड़ी कि उसको मजबूरन मंसूख करना पड़ा। अब आप अंदाजा लगाएं, आप क्रिकेट खेलने गए या डिनर गालाज में या
लोगों के साथ सेल्फियां बनाने के लिए डिनर्स में शिरकत के लिए गए। ये तो बड़ा ही नॉन सीरियस सा एटीट्यूड मुझे लग रहा है मिर्जा साहब, क्योंकि जहां तक हमें याद है, जितना क्रिकेट कम से कम मैं फॉलो करती हूँ, कि टीम्स को जो है वो किसी से मिलने नहीं दिया जाता। टीम्स जो है वो फोकस करती हैं अपनी प्रैक्टिस पे, अपने होटल रूम्स में रहती हैं, गैर जरूरी लोगों से भी मिलने की इजाजत नहीं होती। यहाँ तो बड़े डिनर चल रहे हैं, सेल्फियां हो रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कि पीसीबी चेयरमैन अगर टूर्नामेंट के दरमियान अपनी टीम से मिलता है, वो ज्यादा बेहतर होता है हौसला अफजाई के लिए, या प्लेयर ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं? देखिए, जब हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आप एक ऐसे शख्स को बिठा देंगे कि जिसका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, चले माना कि आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए, जब निगरान वजीर आला पंजाब थे उस पर भी तनकीद होती है, लेकिन आप क्रिकेट बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? आपको पता है रमजान में इतने मसरूफ थे चेयरमैन साहब के, इस्लामाबाद में होते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस के टाइमिंग रात 8 से 11 कर दिए थे कि वो रात को इस्लामाबाद से तशरीफ लाते थे लाहौर। अब आप अंदाजा लगाएं, एक आदमी इतना मसरूफ है और वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है, वो जाके खिलाड़ियों से मिल रहा है, इतना इंटरेक्शन। एक प्रोग्राम में मेरे खालिद महमूद साहब ने ये कह दिया, जो पीसीबी के साबिक चेयरमैन है, कि इस टीम से कतई कोई तवक्को ना रखी जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद के लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि ऐसा होना नहीं चाहिए, टीम को सपोर्ट करें। भाई, सपोर्ट उस वक्त करेंगे जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप अमेरिका से हार गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप डिनर्स में जा रहे हैं, आपकी टीम कॉम्बिनेशन नहीं है, सिफारिशी खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। आजम खान को किस खुशी में खिलाया जा रहा है? कल उन्हें विकेट कीपिंग भी नहीं कराई गई, फिर बाद में जब सुपर ओवर या फील्डिंग का मसला आया तो साइम अयूब को भेजा गया। तो ये कोई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही। शादाब खान को किस बेसिस पर खिला रहे हैं आप? जिस टीम के मिडिल ऑर्डर में 5वें नंबर पर शादाब खान, 6ठे नंबर पर आजम खान और 7वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद आए, तो फिर आप खुद सोचें, आजम खान के 12 T20 मैचेस में 88 रन, फिर इफ्तिखार अहमद 64 T20 में 4 मिस सेंचुरियां, 8 साल से खेल रहे, कब जितवाएंगे हमें? अच्छा, तो शादाब खान इतने नाकाम हो गए। तो मिर्जा साहब क्विकली ये मुझे बता दीजिए कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए अब, इसलिए क्योंकि लोग तो बड़े परेशान हैं और बड़े गुस्से में हैं, वो जीतना चाहते हैं। भाई, पाकिस्तान T20 में अगर इस तरह से शिकस्त होती रही तो हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, आप मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं, ये इस टीम को दुआओं की जरूरत है। जिस तरह 2022 के वर्ल्ड कप में हम कहीं नहीं थे, अल्लाह ताला ने हमें मदद भेज दी कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हम आगे चले गए। अब तो आपको सुपर 8 मरहले में जाने के लिए बड़ी मुश्किल दरपेश है, क्योंकि अभी 4 पॉइंट्स हो गए अमेरिका के। आपका इंडिया से इतवार को मैच है और एक ऐसे ग्राउंड पे मैच है कि जहां भारतीय क्रिकेट टीम जब से आई है, अमेरिका वहीं पर कयाम किया हुआ है। उसने एक प्रैक्टिस मैच बांग्लादेश के खिलाफ वहीं खेला, फिर उसने आयरलैंड को हराया 8 विकेटों से। तो उनको तो उस कंडीशन से वो हम आंग है, हम पहुंच गए। हमने आज आराम कर रहे हैं, हम कल नेट प्रैक्टिस करेंगे। टीम पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं, खिलाड़ी बड़े परेशान हैं। अगर आप नहीं जीते तो आपको पता है कि लोग कितनी जज्बाती हैं और कितनी मोहब्बत भी करते हैं और फिर नफरत का इजहार करते हैं तो नफरत भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब अपना वक्त देने का। इसी के साथ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बानी तहरीक इंसाफ से मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से बताया गया है कि तफ्तीश शुरू हो गई है। उमर अयूब साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसका तस्करा भी किया और साथ ही उन्होंने तरदीद की हुकूमती तस्वीर की जो अडियाला जेल में जो सेल दिखाया गया इमरान खान साहब का, उस हवाले से उन्होंने आज भी ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो मौत की कोठरी में हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं रऊफ हसन साहब, मरकजी तर्जुमान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ साहब, हुकूमत तो जो तस्वीर सामने आई उसकी तो आज आप लोगों ने फिर तरदीद कर दी है, तो क्या जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वो एकदम गलत हैं? ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता? देखिए, उमर अयूब साहब ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आज एक स्टेटमेंट दी है, वही पार्टी का बयानिया भी है कि ये जो तस्वीर है, जब तक कि हम जाके पर्सनली सर्टिफाई नहीं करते कि यही उनका सेल है, उस वक़्त तक हम हुकूमत की किसी चीज़ के ऊपर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि धोखाधड़ी जो है वो इनका खासा रही है।
उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। तो ये कोई अरेंजमेंट करें कि हम जाके देखें, खान साहब को उनके सेल में देखें, तो उसके बाद ही ये इस किस्म की किसी बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन मुलाकात, और ये सेल भी जो है, अगर आप इसकी भी हैत देखें। जी बताइए। मैं कह रही हूँ मुलाकातें क्योंकि आप लोगों की खान साहब से होती हैं, तो क्या कभी उन्होंने तस्करा नहीं किया कि उनकी चहलकदमी के लिए एक लंबी जगह है, उनके पास ये एक्सरसाइज मशीन्स मौजूद हैं, किताबें सारी मौजूद हैं, एयर कूलर मौजूद है, कुछ जिक्र नहीं किया उन्होंने अब तक? देखिए, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था जी कि मुझे मौत की चक्की में डाला हुआ है, इन्होंने वहाँ रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली जो हकायक बयान किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और जो असल हकायक हैं उनमें फ़र्क है। तो इसलिए कोई ना कोई एक क्रेडिबल तरीका होना चाहिए जिससे कि हमारे लोग जाके, या खान साहब की जो प्रॉपर स्टेटमेंट है वो हमें इजाज़त दी जाए कि हम जाके उनसे बातचीत कर सकें इस मसले के ऊपर। तो उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है कि ये जो इन्होंने तस्वीर दिखाई है, क्या ये ही असल में खान साहब का सेल है या उनका सेल कोई और है जहां उनको रखा गया हुआ है। रऊफ साहब, आपके मुखालफिन यकीनन ये सवाल उठाएंगे कि आप लोग सब मिलने जाते हैं, लॉयर्स मिलने जाते हैं, ये तस्वीर के प्रिंट आउट्स भी आप ले जा सकते हैं, पूछ सकते हैं? किसके पास ले जा सकते हैं जी हम तस्वीर के प्रिंट्स? हम तो एक छोटा कागज का एक पीस भी नहीं ले जा सकते, कोई लिखने के लिए नहीं ले जा सकते। हर चीज जो है वो ले ली जाती है हमसे। तलाशी के वक्त 3 या 4 तलाशियां होती हैं, वो जाने से पहले किसी चीज की इजाजत नहीं। इन ह्यूमन कंडीशंस में हम उनको मिलते हैं, स्टाइफलिंग कंडीशंस में हम उनको मिलते हैं। किसी चीज की ले जाने की इजाजत नहीं है नादिया बीबी। अच्छा, तो रऊफ साहब, ये जो मौत की कोठरी का जिक्र किया गया है, डेथ सेल जिसे हम कहते हैं, आपको याद होगा भुट्टो साहब के डेथ सेल का बड़ा जिक्र होता है, और अभी हाल ही में उसके ऊपर काफ़ी एजाज सैयद साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा एक जिसे कहते हैं मुफस्सिल प्रोग्राम भी किया था। तो आर वी लुकिंग समथिंग लाइक दैट, जो 6x6 की कोठरी होती है? लोग जानना चाहते हैं। देखिए नादिया, ये मैंने आपसे सिर्फ ये कहा ना कि जब तक हम किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं हमें पता चल जाता कि यही उनका सेल है या कोई और है, उस वक्त तक हमारे लिए इनकी किसी स्टेटमेंट के ऊपर यकीन करना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक ये सिर्फ झूठ बोलते रहे, इन्होंने सच जो है वो नहीं बोला हुआ। सो हमारा सिर्फ ये तकाजा है कि हमें बताया जाए, हम जाके कोई 1 या 2 बंदे जाके विजिट कर लेते हैं, खान साहब का सेल को देख लेते हैं, या नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम गए थे, हमारी जुमेरात को उनके साथ मीटिंग होती है, लेकिन चूंकि कल खान साहब अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बिजी थे और उनको फारग होते होते जो टाइम जिस वक्त वो फारग हुए, तो जेल मैनुअल के मुताबिक उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकती है। तो इसलिए कल हम तकरीबन को 4.5-5 घंटे इंतजार करने के बाद हम मुलाकात के बगैर वापस आ गए थे। अच्छा। तो अब अगले जुमेरात को जब मुलाकात होगी तो उनसे हम ये इशू भी डिस्कस करेंगे, टेकअप करेंगे, क्योंकि हफ्ते में एक दफा ही हमें मौका मिलता है, वो भी चंद मिनटों के लिए सिर्फ मौका मिलता है कि हम उनसे जाके बातें कर सकें। अच्छा रऊफ साहब, ये जो मुतनाज़ा ट्वीट का मामला है जिसमें FIA ने जाहिर है आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और आज उमर अयूब साहब ने बाकायदा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर सवाल किया है कि ये ख़त लिख कैसे सकते हैं और मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह के जो तज़ीक आमेज़ जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं वो ख़त्म होने चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हुकूमत ये कहती है कि ये जो मुतनाज़ा ट्वीट है ये इंतहाई संजीदा मामला है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के इस पर्सनल अकाउंट की ट्वीट को ओन करती है, उसके तमाम मंदरजात को? इस पर बहस हुई है? देखिए, आज खान साहब की मेरा ख्याल उन्होंने मीडिया से आज बात की है, तो शायद आपकी नज़र से वो गुफ्तगू नहीं गुजरी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो ये वीडियो लोड हुई है वो चूंकि जेल में है, इसलिए ये मैं बाय द वे मैं ये बार बार ये कहता रहा हूँ कि मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि मैं वो वीडियो देख सकता, और मैंने वो वीडियो नहीं देखी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो जो ट्वीट है मैं उसको ओन अप करता हूँ, तो ये आज हो गया है। तो ऑब्वियसली उनका जो कहना है वो हमारा बयानिया ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन आपके मुखालफीन और खुसूसन मौजूदा हुकूमत रऊफ हसन साहब 9 मई के साथ साथ इसको लूप इन करती है, और वो बार बार ये कह रही है कि एक और 9 मई जो है वो प्लान किया जा रहा है। आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, कई बार वो ये कह चुकी है। तो ये ट्वीट तो मजीद आप लोगों के लिए मसला बन सकती है, और जो आपके इस वक्त कशीदा हालात हैं वो मजीद कशीदा हो जाएंगे। देखिए, ट्वीट में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि हालात मज़ीद कशीदा हों। हालात वैसे ही काफ़ी कशीदा हैं। एक पैरेलल ड्रॉ किया गया है 1971 की सिचुएशन
और आज की सिचुएशन में तब भी मैंडेट चोरी हुआ था, आज भी मैंडेट चोरी हुआ है। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली एंड ट्रेजिकली मुल्क जो है वो दो लख्त हो गया था। एंड वी होप एंड प्रे कि ये जो आज की सिचुएशन है इससे रियासत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं होती। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ इस पैरेलल को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये मौजूद है और हमें चाहिए और तमाम जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो इसके ऊपर ज़रा मतलब देखें इसको कि इसके क्या नताइज मुल्क के लिए निकल सकते हैं। ऑलरेडी इसके नताइज मुल्क में सामने हमारी आंखों के सामने हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की इकानमी तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है, पाकिस्तान में जो टेरर के वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि ऑफशूट हैं एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। अच्छा, तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर एक मिनट से ज़ाती तौर के ऊपर बात हुई है कुछ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के साथ और उन्होंने एक बरमला कहा है कि जी हम उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात बेहतर नहीं होते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, उस वक्त तक हमारे लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान से। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। रऊफ साहब, आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हुकूमत ने, आपको याद होगा, $10 बिलियन का अनाउंसमेंट भी की कि यूएई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। SIFC में भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आने को हैं। हुकूमत तो ये कहती है, बहरहाल आप कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। देखिए नहीं ज़रा मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात सुनाता हूँ। देखिए, अगर किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी हो और उसकी कोई स्टेटमेंट देनी हो तो वो जो मुल्क होता है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो बयानिया वहाँ से जारी होता है। ये $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कहानी हमारे शहबाज शरीफ ने सुनाई थी, उसका बयानिया जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जारी हुआ था। ये क्रेडिबल नहीं है, ऐसे नहीं होते ये इंटरस्टेट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की स्टेटमेंट क्रेडिबल नहीं होगी तो और कौन सी ऑफिस की स्टेटमेंट क्रेडिबल होगी? वो स्टेटमेंट क्रेडिबल होगी जिस मुल्क के ये इन्वेस्टमेंट करनी है उनके उनसे वहां से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हो कि वो करने जा रहे हैं। अच्छा, रऊफ साहब, ये रेसिपिएंट मुल्क जो होता है वहां की स्टेटमेंट ये होता नहीं, ये तरीका ही गलत है। ओके, तो ऑब्वियसली हम तो बिल्कुल उसको बिलीव ही नहीं करते उस स्टेटमेंट को। चलें देखते हैं, व्हेन इट मटीरियलाइजेस, मेरे ख्याल से जब ही फिर यकीन भी आ जाएगा। रऊफ साहब, मुझे ये बताइए कि देखिए कल भी ये सजेस्ट किया गया, बारहा आप लोग भी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पावरफुल जो क्वार्टर्स हैं उनसे करना चाहते हैं। आपके जो साबका PTI के मेंबर भी थे और साबका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, उनका आज बयान है, वो ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तहरीक इंसाफ तो वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो रैट्स हू जंप द शिप बेसिकली, और ये पॉलिटिकल जो है ये अपाहज हो चुके हुए हैं, ये अपने सियासी जनाजे लेके फिर रहे हैं। तो ये इनकी स्टेटमेंट जो है उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, बीबी कोई हकीकत नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। जब हमने मुज़ाकरात किसी के साथ करनेंगे तो वो हम डायरेक्टली मुज़ाकरात उनके साथ कर लेंगे जब भी वक्त आएगा। ठीक है, हमें किसी के क्रचेस की ज़रूरत नहीं है, ना हमने क्रचेस के ऊपर क्रचेस को इस्तेमाल करके किसी किस्म की कोई डील करनी है किसी के साथ। हमने सिर्फ आइन और कानून की बात करनी है और जब होनी होगा वो आइन और कानून की बात हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ इदारे भी ये कह रहे थे इमरान खान साहब से कि सियासी गुफ्तगू करें, साथ बैठकर बात करें, हल निकालें। देखिए नादिया बीबी, हम सियासी गुफ्तगू उन लोगों के साथ भी कर रहे हैं जिनके बीच में और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खला थी। JUI के साथ कर रहे हैं हमने। महमूद खान चकसई साहब हमारे शरीक कार हैं इस वक्त, अख्तर मैंगल साहब हमारे शरीक कार हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारा एक बड़ा खला था, बड़ा बहुत एक रिलेशनशिप ऑफ डीप मिसट्रस्ट था। मौलाना फजल रहमान के साथ जितना डीप रिलेशनशिप ऑफ मिसट्रस्ट था वो आप उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। उसके बावजूद हम एंगेज कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ। लेकिन वो लोग जिन्होंने मैंडेट चुराया है, जिन्होंने चोरी किए हुए मैंडेट की बेसिस के ऊपर इस वक्त वो मुल्क के ऊपर बराजमान हैं, उनके साथ बातचीत करने का कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। हम नहीं बात करेंगे उनके साथ, लेकिन बाकी हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को, पॉलिटिकल पार्टी को एंगेज करेंगे और हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे सनम जावेद को दोबारा से गिरफ्तार क्यों किया गया। वेलकम बैक। 9 मई के इल्ज़ाम में अभी भी चंद खवातीन ऐसी हैं जिनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। रवा हफ्ते हमने देखा कि सनम जावेद साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सपोर्टर हैं,
वो और आलिया हमजा साहिबा जो कि साबिक MNA भी रह चुकी हैं PTI की, उनकी जैसे ही रिहाई हुई सरगोदा जेल से तो फौरी तौर पर उन्हें गुजरांवाला की पुलिस गिरफ्तार करने आ गई थी। उन्हें ATC में पेश किया गया और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका ले लिया गया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। जावेद साहब, एक बार फिर रिहाई के बाद सनम की गिरफ्तारी हुई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके इल्म में था कि इस बार भी सरगोदा से रिहाई के बाद फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में आएगी? नहीं, इसका बिल्कुल मुझे इल्म नहीं था और इन्होंने गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में आइन कानून और हर चीज को जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। 1 जून 2024 को मैंने सनम की बेल जो रोककार जमा करवाई थी। ये लोग गैर कानूनी तौर पे उस रोककार को रोक के बैठे रहे, इन्होंने कंसीव कर दी उस रोककार को। तो 3 जून को मैं हाई कोर्ट में चला गया और इन्होंने हाई कोर्ट में जाके एडमिट किया कि अब सनम के खिलाफ कोई केस नहीं है। तो उसको और फिर हाई कोर्ट 5 तारीख को इन्होंने वहां पे एडमिट किया। तो इसको जब रिलीज करने की बारी आई तो इन्होंने रिलीज कर हाई कोर्ट एडमिट करने के बाद कि 768 में के अलावा उस पर कोई केस नहीं है। जब उसका रोककार जारी किया तो इन्होंने उसको रोककार के इम्प्लीमेंट होने से पहले उसको मूसा सेन केस में गिरफ्तारी डालने के लिए ATC सरगोदा से दोबारा रिक्वेस्ट की। जब कोर्ट ने एक और मुकदमा जब इन्होंने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट के बाद डाल दिया था और उसके भी बेल हो गई थी, तो पंजाब गवर्नमेंट की जो फॉर्म 47 की वजीर आला है शायद उसको गश पा रहे थे और उसके जो हैंडलर्स हैं वो करीबुल मर्ग हो गए थे। तो उन्होंने उसको 6 घंटे तक इनलीगल डिटेन रखा, उसके बाद भी जेल में, और हम इंतजार करते रहे। अच्छा। उन्होंने फिर गुजरांवाला का जो एक डिसाइडेड केस था उसमें एक बंदा जो पहले PTI का सपोर्टर था और जिसको उस मुकदमे में सजा हो गई थी, उसको वादा माफ गवाह बनाकर उसकी स्टेटमेंट पर सनम, आलिया और 21 दूसरे लोगों को उन मुकदमात जो रावाली कैंट का मुकदमा है उसमें इन्वॉल्व किया। और फिर हम लोग अभी लाहौर से मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और वो जो बेल ऑर्डर्स हैं वो लेके जा रहा था, रास्ते में तो मुझे इतला दी गई कि वो उसको बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में 8 गाड़ियों में लेके सरगोदा जेल से भाग गए हैं। अच्छा। तो फिर हमने सरगोदा से निकलने का एक ही रास्ता था। हमने अपने आदमियों के साथ वहां खड़े होकर इंतजार किया और वो जब गाड़ियां मोटरवे पे आई तो हम उनका पीछा करते हुए गुजरांवाला पहुंचे, जो रात को इन्होंने 10 बजे के करीब उसको जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया और उसकी गिरफ्तारी मांगी। मतलब जो इन्होंने 6 बजे उसको सरगोदा जेल से उठाया था, डेट वाज इनलीगल। इन्होंने बदमाशी की। अब IG पंजाब जो है वो अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल कर रहा है, गैर कानूनी एक्ट कर रहा है और पता नहीं वो किसके कहने पे कर रहा है और उसको क्यों समझ नहीं आ रही कि उसको अपनी लिमिट्स के अंदर रहना है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा जावेद इकबाल साहब कि जो रावाली कैंट केस आप कह रहे हैं कि सनम के ऊपर अब उसका भी इल्जाम है, तो सनम की जो इनिशियल गिरफ्तारी है 9 मई के बाद वो लाहौर से हुई थी, तो रावाली कैंट में जिसको वादा माफ गवाह बनाया गया है, तो इल्जाम है क्या सनम के ऊपर? अब सनम पे दुनिया की हिस्ट्री के क्लासिकल इल्जामात हैं। पहले जो लाहौर की DC है उसने एक ऑर्डर उसके अगेंस्ट निकाला 366 RMD 366, जिसमें उस पे ये एलिगेशन लगाया गया कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और उसकी बहुत ज्यादा फॉलोअरशिप है और वो इमरान खान को सपोर्ट करती है, नॉट PTI, इमरान खान को सपोर्ट करती है और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। और उसको लिबर्टी से गिरफ्तार करके इन्होंने कोट लखपत जेल में बंद कर दिया। हमने इमीडिएटली उसके खिलाफ हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में रिट डाली और उस रिट में ये फैसला हो गया कि उसकी गिरफ्तारी इनलीगल है। ठीक। तो उसके बाद जब 13 की रात को उसको जेल से छोड़ा गया तो बीबी फॉर्म 47 की इंस्ट्रक्शंस पे उसको फिर जेल के बाहर से किडनैप कर लिया गया। आई एम यूजिंग द वर्ड किडनैप। ओके। उसके बाद उसको ये 13 तारीख से लेके 17 तारीख तक इनलीगल कस्टडी में रखे चूंग थाने में।
हमने उनके इस इकदाम को भी चैलेंज हाई कोर्ट में कर दिया। अच्छा। और वहां पे एसएचओ ने जाके झूठ बोला कि वो मेरी कस्टडी में नहीं है, और आईजी साहब जो हैं उन्होंने जब उनको तलब किया गया तो उन्होंने अपनी आप को जस्टिफाई करने के लिए, उनके पास और कोई रीजन नहीं था उसको कस्टडी में रखने के लिए, तो उसको नाम ना होने के बावजूद 96 एफआईआर में डाल दिया गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्योंकि बार बार रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी होती है, और अब इस बात को 1 साल से भी जायद का अरसा हो गया है, क्या अभी भी किसी किस्म से आपसे या सनम से कोई राब्ता हुआ हो, कोई पेशकश दी गई हो? हमें पहले दिन से लेके आज तक दर्जनों बार ऑफर हुई, और हम उसे दर्जनों बार बता चुके हैं कि सनम किसी भी कंडीशन पे कोई भी झूठ नहीं बोलेगी। वो 9 मई तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की बाकायदा मेंबर नहीं थी, बल्कि वो आज भी किसी पार्टी की बाकायदा मेंबर नहीं है। और उसने ये कहा था कि ये मुझे जब वो 4 दिन की इनलीगल कस्टडी में थी बीबी 47 की हदायत पर, तो उस वक्त बीबी 47 ने उसको पैगाम भिजवाया था कि मैं तुम्हारी नाक से लकीरें निकलवा दूंगी। तो उसने क्योंकि इनकी मीडिया में आपस में पहले से कोई तू मैं चल रही थी। अच्छा, तो उसने उसके जवाब में उसे कहा था कि मैं तू मेरी नाक से क्या लकीरें निकलवाएगी, मैं तेरी लकीरें निकलवाऊंगी नाक से, और वो उसकी नाक से लकीरें निकलवा के छोड़ेगी। उसके लिए अब उसे जो भी करना पड़ेगा, शी विल बी फेस एवरीथिंग। तो अब आप ये इल्जामात मरियम नवाज साहिबा पे लगा रहे हैं, जो इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं? बिल्कुल, इल्जामात हम पहले दिन से मरियम नवाज और उसके हैंडलर्स पे लगा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट किया इस शो में। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो इस्लामाबाद के हलकों को जो ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया, ये क्या मामला है? इलेक्शन कमीशन ने आज इस पर फैसला महफूज कर लिया है। वेलकम बैक। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जो नताइज हैं उनको चैलेंज किया गया था ट्रिब्यूनल में, और उन तीनों हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो कामयाब करार पाए थे। बताया जा रहा था कि वो फॉर्म 45 उनके पास सारे मौजूद हैं, लेकिन फिर कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स नजर आए, जिस पर अता तारड़ साहब कहते थे कि नहीं, वो अब चले जाएंगे, यह मामला हल हो जाएगा। अलबत्ता फॉर्म 45 ले जाने के बजाय उन तीनों ने, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों जो MNAs हैं, जिसमें अकील अंजुम साहब हैं, जिसमें राजा खुर्रम नवाज साहब हैं, और जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब हैं, उन्होंने इस ट्राइब्यूनल को ही चैलेंज कर दिया। और फिर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हियरिंग भी की है और आज इस पर फैसला महफूज कर लिया है। आज हमारे साथ हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA इस्लामाबाद से, जिन्होंने चैलेंज किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपके मुखालफिन ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया, और ये सच भी है, कि आप लोगों ने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए, जबकि आप बारहा कहते रहे कि फॉर्म 45 आप लोगों के पास मौजूद है, फिर ट्रिब्यूनल के पास क्यों नहीं पेश हुए? सबसे पहले तो नाजिया थैंक यू कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के अंदर कॉल पे लिया, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि नाजिया साहबा आप इसको चलाएंगी भी जो मैं बात करूँगा। जी जी बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। ठीक है। नहीं, वो होता ये है कि आपने अब जो इंट्रो के अंदर जो बातें की, मतलब आपने पहले से ही मुझे मुजरिम ठहरा दिया। नहीं, मैंने नहीं ठहराया, आपके मुखालफिन जो कह रहे हैं, मैं वो बात कर रही हूं। आपने कहा कि जो सच भी है, देखिए मेरे मुखालफिन जो कहेंगे वो सच होगा, ये आपको कैसे पता लगा? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब मेरा कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने मेरे से जवाब मांगा ट्रिब्यूनल ने, और मैंने ट्रिब्यूनल के अंदर जवाब जमा करवाया। ठीक है। अब बाय फोर्स मेरे से कोई कुछ नहीं करवा सकता, बेशक वो कोई कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल है, कुछ भी है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, जो ट्रिब्यूनल है उसकी प्रोसीडिंग्स के लिए बाकायदा से चीजें, आर्टिकल जो है एक्ट है 2017 का इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर भी सारी चीज दी गई है, और CPC जो एक कोर्ट्स के प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर भी ये सारी चीजें दी गई हैं। जब वो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होंगे तो ये मेरा हक बनता है कि मैं किसी भी जो अपीलेट कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है या कोई कमीशन है, मैं उसके पास जाऊं, ये मेरा हक बनता है। ठीक है।
अब हम अगर इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं तो एक ये हमारी कुछ रिजर्वेशंस थी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके ऊपर। अच्छा राजा साहब, बिल्कुल बिल्कुल बयान कीजिएगा। एक चीज ऐसे मेंशन करें ना, फिर आप जरा जो अदम एतमाद का आपने इजहार किया उस पर आइएगा। आपको पेश होने का कहा गया और आप पेश नहीं हुए, ये सच है? किसने आपको? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक, बताइए जी। मैं बिल्कुल पेश हुआ। देखें, हमारे जो 2 को हमें नोटिस, उससे पहले हमें नोटिस मसूल हुआ, 2 को हम पेश हुए। हमने ये कहा नहीं, 2 को इनकी रेट पिटीशन लिखी, 8 को मुझे नोटिस मसूल होता है। हम पेश होते हैं 20 को कोर्ट में, और कोर्ट में हम कहते हैं जी कि हमें टाइम दें, हमने अपने वकील हायर करना है, और 30 तारीख से पहले मैंने जवाब जमा करवा दिया। ठीक है, जो मैंने रिप्लाई जमा करवाना था 30 मई से पहले मैंने जी मैंने अपना रिप्लाई 27 को ही जमा करवा दिया। ओके। अब बेसिकली इन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो पिटीशंस गई हैं, उन पिटीशंस का जो तरीकाकार है जमा होने का और उनको सुनने का, वो तरीकाकार फॉलो नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमें ये खदशात थे कि ये जस्टिस जो है वो हमें इन केसेस में शायद ना मिले। अच्छा। जिसकी वजह से हम लोग गए और हमने इसमें जो 151 आर्टिकल है 2017 इलेक्शन एक्ट का 151, उसके जरिए हमने एप्लीकेशंस दी कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, और हमने अपने जितने भी हमारे खदशात थे उसमें हमने रखे। हमने तीनों कैंडिडेट्स ने हम वो रखे कि ये तरीकाकार नहीं है जिस तरीके से इसको चलाया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हमें एक रजिस्ट्रार भी वहां पे चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट है। ठीक है। ये हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो एज ए इस ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार, ना वो एप्लीकेशंस ये रिसीव कर सकता था और ना ही इन एप्लीकेशंस जो पिटीशंस ये दाखिल हुई हैं उनके ऊपर वो कोई एतराज लगा सकता था। ओके। तो ये इस तरह की जो प्रोसीजर चीजें हैं जो हो रही थी, हम उनके खिलाफ गए और ये हमारा कानूनी हक बनता है, कानून ने हमें ये हक दिया है। और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कहीं डिले टैक्टिस हो रही है, कुछ हो रहा है, और हमारा ये हक बनता है कि हम ये क्लेम करें या हम ये कहें कि हमारा केस अगर यहाँ पे सही नहीं चल रहा तो आप पाकिस्तान के किसी भी ट्रिब्यूनल में भेज दें। अच्छा, किसी भी और जज के ओके। पास। राजा साहब, एक जगह ये भी खबर आ रही थी कि कुछ जुर्माना भी उन्होंने किया आपसे। देखें, मेरा यही गिला है, आप मेरी बहनों की तरह है, मेरा गिला ये है कि उस दिन मुझे कोई जुर्माना नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल की जो कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं मुझे कोई जुर्माना नहीं हुआ, लेकिन पूरा मतलब मीडिया के ऊपर एक दिन पूरा चलता रहा, मीडिया ट्रायल किया गया इसके ऊपर। ओके। अच्छा, अब राजा साहब, अब जाहिर है क्योंकि फैसला महफूज हो गया है, अगर ये ट्राइब्यूनल चेंज हो जाता है, यानी जो क्योंकि आपने कहा कि जो प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं वो उस इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब कहीं भी आपका केस सुना जाए, हाजिर सर्विस ही सुनेंगे ना जजेस? देखें जी, हमें कोई एतराज नहीं है। जो ट्रिब्यूनल पाकिस्तान में और बने हुए हैं, कराची में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, उन सूबों में बेशक चला जाए। यहाँ पे अब ये तो देखें, अब ये तो मैं इलेक्शन कमीशन को मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने इसका क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, किस तरीके से हमारी एप्लीकेशंस को, बेशक कोई हाजिर सर्विस जज हो जो जिसको वो भी अपॉइंट करना चाहे। ओके, ठीक है। लेकिन इस पे क्योंकि अता तारड़ साहब बार बार कहते हैं कि तारिक फजल चौधरी साहब हों, आप हों, अकील अंजुम साहब हो, सबके पास ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद है जिसमें साफ जाहिर है कि आप लोगों की जीत हुई है। देखें जी, बिल्कुल है, और हमें बिल्कुल कोई खतरा नहीं है मतलब इससे, और ना ही हम इन चीजों से घबराते हैं, ना ही हम सोशल मीडिया के ऊपर हम किसी की इज्जत को उछालते हैं, ना हम मीडिया ट्रायल करते हैं। सही। जब टाइम आएगा, देखें एक प्रोसीजर है कोर्ट के अंदर। जी। कोर्ट मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा है या इलेक्शन के ऊपर इल्जाम लगा है या जिसने इलेक्शन कंडक्ट किया आरओ के ऊपर एक इल्जाम लगा है, तो हम सब लोगों ने वहां पे जवाब देने हैं। सही। 38 लोग जो थे इस इलेक्शन में जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया,
उन सब ने जवाब देने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त दिया। साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। राजा साहब कहते हैं प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ट्राइब्यूनल्स के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। उन पर किसी किस्म का कोई जुर्माना भी नहीं हुआ था और ये गलत खबरें फैलाई जा रही थी। बहरहाल देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया है वो क्या फैसला आता है, ताकि जो 3 हल्के हैं इस्लामाबाद के, इसका मसला भी हल हो सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।